है इमोशनल ना नहीं होना है। स्टूडेंट। हाँ, वहाँ इमोशनल नहीं होना हमें। तो जितना पूछा है सिर्फ उतना लिखना है, मार्क्स उसमें पूरे मिलेंगे। जो 10 बुक है या 11 बुक है उसको डिटेल से प्री से पहले ही खत्म कर लेना है, अच्छे से। इस पे ज्यादा फोकस करते हैं और बाकी बेसिक चीजों पे वो बहुत कम ध्यान देते हैं। जो ASRB ने ARS का सिलेबस डिफाइन किया है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हर एक शब्द बहुत चुने गए हैं, उनको रखा गया है। तो हमें सिर्फ उस पर बिना दिमाग लगाए उन शब्दों को पकड़ना है और उसके ऊपर हमें पढ़ना है। बिना मेहनत किए कोई चीजें नहीं मिल सकती है। Hello everyone, here we're watching Dr. Bipin Kumar, and today is the very fortunate day for the ARS aspirant. Those are preparing in genetics and plant breeding, and this video was very demanding since long time. And fortunately, I got Dr. Bizay, and he was a student at IARI, and right now he's working as an assistant professor in Agriculture University, Jodhpur. So welcome, Vijay, and थैंक this यू। floor is with you. And now I request you share your strategy for ARS preparation. What was your strategy? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विपिन सर फॉर providing me this platform to share my views on ARS नेट एग्जामिनेशन। सो आगे चालू करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। Sure. मेरा नाम डॉक्टर विजय कमल मीना है और मैं राजस्थान के करौली जिले से रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन US धारवाड़ से कंप्लीट की है। उसके बाद में मेरी मास्टर्स और PhD दोनों IRI न्यू दिल्ली से हुई है। तो फ्रेंड्स, अभी करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। और probably in next month I will be joining on ARS forecast that will be 112। So ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सर ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि मैं अपने बातें रखूं, अपने व्यूज रखूं ARS एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ARS एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि एग्जाम कैसे होता है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज ये ASRB इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो बेसिकली ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है। पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा होता है इसका इंटरव्यू फेज। तो हर एक कैसे हमें तैयारी करनी है इसके लिए, कैसे हमें प्री के लिए प्रिपेयर होना है, कैसे मेंस के लिए करना है, कैसे हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज से, और इसके लिए कौन सी हमें बुक्स रेफर करनी चाहिए या फिर मैं कैसे चीजें फॉलो करता था, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स की नीड होती है, कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी पढ़नी है या फिर हमें फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स। तो इसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग की अगर मैं बुक्स की बात करूं तो प्लांट ब्रीडिंग बाय BD सिंह, ये एक बुक है। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, BD सिंह ऑथर सेम ही है इनके भी, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स बाय BD सिंह। उसके बाद में आती है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, जो कि बहुत बेसिक बुक है जेनेटिक्स की। तो ये तो अगर आप ARS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप इवन जेनेटिक्स में MSc भी कर रहे हो तो ये बुक तो आपको पढ़नी चाहिए, जो कि प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स बाय स्टड एंड साइमंस है। उसके बाद में साइटोजेनेटिक्स की एक बुक आती है। ये PK गुप्ता सर की बुक है, साइटोजेनेटिक्स बाय PK गुप्ता। तो ये साइटोजेनेटिक्स के लिए आपको रेफर करनी है। इसके बाद में क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के लिए बुक है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स बाय DS फॉल्कनर। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है जो कि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के लिए है। इसको हम मार्कर असिस्टेड प्लांट ब्रीडिंग बाय BD सिंह एंड AK सिंह सर। उसके बाद में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय चाहल एंड घोषाल, ये बुक भी हमें रेफर करनी है। फिर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय JR शर्मा। इसके बाद में आती है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बाय जॉर्ज एक्वा। तो ये बुक भी एक तरह से बेसिक बुक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ARS के लिए पढ़नी है, इसको हम MSc प्रिपरेशन या कोई भी जेनेटिक्स का कोई भी एग्जाम है उसके लिए बेसिक क्लियर करने के लिए जॉर्ज एक्वा की एक बुक आती है जिसमें जेनेटिक्स भी है और प्लांट ब्रीडिंग का भी कुछ पोर्शन है, तो वो रेफर करना है। इसके बाद में एक छोटी सी बुक आती है 80 या 90 पेजेस की, जो कि हेट्रोसिस फेनोमेना करके एक बुक है जो कि BK मुखर्जी सर की है। तो वो हमें रेफर करनी होती है। तो कुल मिला के ये 10 से 11 बुक्स हैं। अगर ये सारी बुक्स अगर हम फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ARS तो है ही, इसके अलावा भी कोई एग्जाम है तो वो हम क्लियर कर सकते हैं। अब हमें चीजें प्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो ये रहना चाहिए कि जितनी बुक्स मैं जैसे बता रहा हूँ तो हर एक बुक्स को हमें
अभी सफिशिएंट टाइम होता है नोटिफिकेशन आने से लेकर प्री तक। ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, बहुत लंबा समय होता है। तो उस टाइम पे भी आपको ये सारी बुक्स को, हर एक शब्द को अच्छे से समझ समझ के, हर एक चीज को आपको पढ़ते जाना है। इसके बाद में जब आपकी रीडिंग 2 या 3 बार अच्छे से रीड कर लेते हो, तो ये आपकी प्रिपरेशन सिर्फ प्री तक ही नहीं रहेगी, वो आपको मेंस के लिए भी सेम ही प्रिपरेशन होनी है। बुक्स यही है, सेम चीज। लेकिन बस प्री में और मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है हमें कि थोड़ा सा हम मेथड चेंज करते हैं कि हमें चीजें फिर कैसे ग्रैब करनी है। तो प्री के लिए सबसे पहले इन बुक्स को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ो, इनको समझ समझ के इनका बेसिक हर एक चीज देखो। फिर ये सारी 2 या 3 रीडिंग करने के बाद में आपको इसमें से फिर आपको प्रिपेयर करने हैं इसके शॉर्ट नोट्स। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में एआरएस का पूरा सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए। एआरएस का सिलेबस जब लगा होगा तो उसकी यूनिट वाइज, जैसे इसकी टोटल 8 यूनिट्स होगी, तो हर एक यूनिट वाइज कुछ कुछ शब्द दिए होते हैं सिलेबस के अंदर कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है। जैसे मार्कर असिस्टेड प्लांट ब्रीडिंग का कोई टॉपिक हो गया, जैसे मार्कर असिस्टेड बैकक्रॉस ब्रीडिंग हो गया। तो हमें सिर्फ उस शब्द के ऊपर नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करना है कि उस सिलेबस के हर एक शब्द पे हम 1 से 2 पेज हम इंडिविजुअल पे लिख पाए उस पे। तो वो हर एक बुक से आपको चूज करना है कि कौन सी चीजें किस बुक में किस तरह से दी हुई है। और ये कब करना है, जब आप 2 से 3 रीडिंग अच्छे से इन बुक्स की कर लेते हो। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे पूरे सिलेबस के नोट्स भी साथ में प्रिपेयर करते जाओगे, तो ये आपकी प्री की तैयारी और मेंस की दोनों की तैयारी आपकी साथ के साथ हो जाएगी। तो प्री के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इतना सारा अगर हम कर लेते हैं, तो प्री से पहले लास्ट के 15 डेज या 1 मंथ रहता है। तो उस टाइम पे आपके पास में नोट्स भी आपके खुद के होंगे, और आपके पास में जो भी रीडिंग मटेरियल है वो भी अवेलेबल हो जाता है। तो अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसकी ऑब्जेक्टिव बुक्स भी रेफर करनी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव बुक्स में ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग बाई प्रसाद एंड सिंह की बुक होती है, और एक दूसरी बुक है वो भी सेम ऑथर से, जिसमें प्रसाद एंड सिंह है, पर वो जेनेटिक्स की बुक है। तो 2 बुक तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए ये पूरी फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको एक कुंदन सिंह की भी कुछ ऑब्जेक्ट, कुंदन सिंह ऑथर है, उनकी भी कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स आती हैं, तो वो भी आपको साथ में निकाल लेनी है। ये आपके 15 डेज या 20 डेज जो लास्ट के प्री के पहले रहते हैं, उस टाइम पे आपको फॉलो करने होते हैं। तो आपका प्री इजीली यहाँ से अच्छे स्कोर के साथ में निकल जाएगा। तो जैसे ही आपका प्री निकलता है, तो प्री और मेंस के बीच में टाइम बहुत कम होता है, लेकिन ऑलरेडी हम सारी चीजें प्रिपेयर कर चुके होते हैं प्री के साथ मेंस की भी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है हमें। तो आगे क्या करना है हमें, जैसे ही हमारा प्री क्लियर होता है, तो मेंस के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मेंस में। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां उतना सोचने का समय नहीं होता है कि हम 2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सोच के भी लिखे हैं। तो इसलिए पहले से ही हमें प्रिपेयर होना होता है। तो सिलेबस के अगर हर एक शब्द पे हम 1 या 2 पेज लिख सकते हैं, तो मेंस के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब से आपका मेंस के लिए जो भी एग्जाम डेट आता है, आपको राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करना है। सिर्फ आप क्वेश्चंस हर एक टॉपिक को आप उठाइए, और उसके अंदर से 10 या 12 क्वेश्चंस आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए कि ये एक टॉपिक है और इसके अंदर से मैं 10 से 15 क्वेश्चंस जो भी खुद के बना ले रहा हूँ अच्छे से, और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब आप एटलीस्ट, जैसे इसमें 3 पोर्शन रहते हैं। पहला पोर्शन कुछ 40 क्वेश्चन का जो रहता है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो। उसके बाद में कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और फिर लास्ट में कुछ एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 10 मार्क्स के अंदर आपको 2 पेज एटलीस्ट भरने ही है उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक से आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि समय के रहते हुए 2.5 घंटे के अंदर पूरा आप पेपर में लिख सके। और जो 40 क्वेश्चन स्टार्टिंग के होते हैं, वहां समय ज्यादा नहीं खराब करना है, क्योंकि वहां अगर आपने टाइम पूरा दे दिया तो पीछे आपको समय नहीं मिलेगा क्वेश्चन को। जो मेजर क्वेश्चन होते हैं वो आपसे छूट जाएंगे। तो इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी आपको आ रहा है, जल्दी जल्दी उसको करते जाइए, क्योंकि बहुत इजी होते हैं। कुछ मतलब थोड़े से टफ भी होते हैं जो हमने नहीं सुने होते हैं, तो उस पर ज्यादा उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ चलो उसको आगे देख लेंगे, आगे निकल जाइए वहां से। अब क्या होता है, जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं वहाँ। तो वहां हम सोचते हैं कि पूरा भी पूरा जितना हमने कुछ पढ़ रखा है ना, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ही हम डाल दें। लेकिन लिखना हमें सिर्फ 3 या 4 लाइन में होता है वो, उतना भी स्पेस नहीं होता वहाँ।
तो वहाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो हमें ललचाते हैं, हमें लालच देते हैं कि इमोशनल, यहाँ हम अपना टाइम इमोशनल नहीं वेस्ट होना है। करें। हाँ, वहाँ इमोशनल नहीं होना हमें। तो जितना पूछा है सिर्फ उतना लिखना है, उससे ज्यादा अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपका पेपर पक्का छूटने वाला है। ऐसे धीरे धीरे करके जो भी एग्जैक्ट जो पूछा है सिर्फ उतना मेंशन करना है, मार्क्स उसमें पूरे मिलेंगे। अगर हम ये सोचते हैं ना कि पूरा ज्ञान वहां लिख दिया तो आपका टाइम खराब होने के अलावा कुछ नहीं होगा वहाँ। जैसे जैसे ये 5 मार्क्स से जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं तो 10 मार्क्स के लिए हमारे पास में सफिशिएंट टाइम होता है, उसमें आप पूरा अपना ज्ञान जो भी आपने पढ़ रखा है सब लिखिए अच्छे से। तो ये प्री और मेंस तक की आपको इसको फॉलो करते रहना है, लेकिन उससे पहले सबसे अच्छी चीज यही थी कि जो 10 बुक है या 11 बुक है उनको डिटेल से प्री से पहले ही खत्म कर लेना है अच्छे से। इसके बाद में जैसे ही आपका मेंस क्लियर होता है तो इंटरव्यू में ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बेसिक्स हमारे सारे क्लियर हो रखे होते हैं मेंस तक आते आते तो। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपका जो थीसिस वर्क होता है, थीसिस में जो भी आपने रिसर्च वर्क किया है अपने एमएससी में पीएचडी के अंदर, तो उस रिसर्च से रिलेटेड सब कुछ आपको आना चाहिए। क्रॉप से रिलेटेड या फिर जो भी आपने उसमें मेथोडोलॉजी फॉलो की है या दूसरे कई चीजें होती हैं तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो इंटरव्यू में वो सिर्फ आपकी थीसिस पे ज्यादा फोकस करते हैं और बाकी बेसिक चीजों पे वो बहुत कम ध्यान देते हैं। तो ये इंटरव्यू तक की मेरी थोड़ी सी जो प्लानिंग थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की। सो थैंक यू विजय कमाल। आपको लगता है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो स्टूडेंट को नहीं भी करनी चाहिए, जो कि स्टूडेंट मैक्सिमम मेहनत करते हैं लेकिन जी कुछ सर। रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, तो क्या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लगता है वो समराइज कर सकते हो आप? जी सर, मैं यही इस चीज पे कहना चाहूंगा, क्योंकि जो एएसआरबी ने एआरएस का सिलेबस डिफाइन किया है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हर एक शब्द बहुत चुने गए हैं, उनको रखा गया है, तो हमें सिर्फ उस पर बिना दिमाग लगाए उन शब्दों को पकड़ना है और उसके ऊपर हमें पढ़ना है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्री से पहले काफी सारा टाइम रहता है तो हम उस सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से ये चीज उठा लो, ये उठा लो, जो कि हमारे रिलेवेंट नहीं होती सिलेबस से, तो वो चीजें हमें क्या है एक तरह से टाइम वेस्ट ही होता है वहाँ। टॉक्सिसिटी, तो मुझे लगता है जो कि हमारे वो चीजें। एग्रीकल्चर में हाँ। टॉक्सिसिटी बोलते हैं ना, कि किसी चीज का एक्सेस कर देना टॉक्सिसिटी बन जाती है। जी 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 सर, तो जितना सिलेबस में पूछा गया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, क्योंकि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस भी बहुत सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है, लेकिन सिलेबस उन्होंने बहुत प्रिसाइज कर रखा है। तो उस सिलेबस से बाहर अगर आप जा रहे हो तो आप फिर से अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए सिर्फ सिलेबस पे फोकस रखो और उससे रिलेवेंट जो बुक्स के अंदर आपको पढ़नी है वो चीजें आप अच्छे से बेसिक्स क्लियर करते रहो। तो यहाँ ये चीज अवॉइड करनी चाहिए कि हम कुछ भी पढ़ ले रहे हैं। ओके। जी सर। और एक चीज और था कि स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं मिल जाएंगे, तो क्या आपका लगता है इस पे, क्या आपकी राय है कि उन्हें इन सब चीजों पे परेशान होने की जरूरत है या उनको नहीं करना चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि नहीं स्टूडेंटों का सर, यही इस होता पे है कि बिल्कुल। कहीं से मिल जाए उनको। जी 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 सर, तो इस पे बिल्कुल ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एसआरबी तो देता नहीं है साथ में, लेकिन कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले कोई सीनियर दिए हुए रहते हैं तो उनसे भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन का पता करना तो बहुत मुश्किल है सर। लेकिन मेमोरी बेस्ड हम किसी सीनियर से पूछते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ। लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा कि जो मेंस का या प्री का जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सही सही चीजें अगर धीरे धीरे पढ़ी है तो एक भी क्वेश्चंस आपका वहां से बाहर नहीं जाएगा। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है वहाँ। तो या ये मेमोरी बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस तो सर सीनियर की मदद से या कोई अपने सराउंडिंग जिसने एग्जाम दिया हो तो उनसे पूछ कर सकते हैं सर। फोबिया नहीं क्रिएट करना है किसी चीज को, कि मतलब ये चीज तो दिया हुआ है और परेशान हो रहे हो हाँ अननेसेसरी हाँ। किसी ऐसी चीज के लिए जो कि रिलेवेंट है ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वहां अगर आप कर रहे हो तो वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, वही उसमें वही। आपको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो जी मुझे सर। लगता है कुछ अगर स्पेशल मैसेज अगर आप देना चाहते हो लास्ट में तो दे सकते हो। जी सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी एआरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको सबसे पहले अपना डेडिकेट होना है चीजों के लिए कि हाँ मुझे एआरएस क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही है। बिना मेहनत किए कोई चीजें नहीं मिल सकती है। तो जितने एफर्ट डाल सकते हो आप प्री से पहले सारी चीजें जितनी बुक्स है ये बस इनको अच्छे से पढ़ लो, इससे काम हो जाएगा आपका। और हर चीज में मतलब फोकस रहो अपनी चीज पे। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ फोकस रखना है सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके आपको आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विजय। डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी कमाल करेगा और बेनिफिट करेगा उन लोगों को जो इसके नीडी हैं। और ये आने वाले टाइम में आप जैसा एआरएस एस्पिरेंट आपको एक ह्यूमन रिसोर्स आई कैन से विल गिव यू इन द फ्यूचर। और डेफिनेटली ये बहुत यूजफुल होने वाला है वीडियो। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।